अभी तक हम 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब ऑडियो लेक्चर, और इसी क्रम में संवैधानिक विकास से लेकर संविधान निर्माण तक और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं और उनके जवाब ढूंढते हैं। तो एक बेहद आसान सवाल पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए, भारत में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? तो इसका जवाब तो बेहद आसान है कि 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। यह आसान सा सवाल कैसे कठिन हो जाता है। मान लीजिए आप एक पुराने छात्र हैं और आपके पास पुरानी किताबें हैं, और आप जब पुराने होते हैं तो किसी एक कालखंड में अटके जैसे रहते हैं और बहुत आसानी से नई चीज़ें ग्राह्य नहीं होती हैं। ऐसे में जो डेटा होता है वह आगे पीछे होता रहता है। अब जैसे केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें कहा जाता है, दादरा एवं नगर हवेली का दमन और दीव के साथ विलय कर दिया गया है, तो अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं जाता है। तो जो गणना होती है संघ शासित राज्यों की, वह थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। एक तरफ जम्मू और कश्मीर के से अलग करके जो लद्दाख बनाया गया है, और जम्मू कश्मीर जो पूर्ण राज्य हुआ करता था, अब जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। और इसी के साथ दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली को आपस में मिला दिया गया है। ऐसे में जो राज्यों की कुल संख्या है, वह जो सामान्य राज्य हैं वह 28 और संघ शासित राज्य 8 ही रह गए हैं। तो कुल राज्यों की संख्या 28 और 8 मतलब 36। तो फिर तमाम तरह के गफलत होते रहते हैं। जैसे 29वां राज्य जो बना था वह तेलंगाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर बीच में आ जाता था। तो जम्मू कश्मीर जो सामान्य राज्य से संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, तो राज्यों की संख्या 28 ही रह गई। अच्छा, भी संवैधानिक विकास के क्रम में एक सवाल और पूछा जाए कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो वही जाना पहचाना ही जवाब है, सर एलिजा एम्पे। क्योंकि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से की गई थी, और इसी के तहत सर एलिजा एम्पे की नियुक्ति की गई थी। और भी एक सवाल ऐसे ही है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो यह 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में जो वृद्धि की थी, उसी के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। अब इसी संविधान के विकास क्रम में एक सवाल और है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया गया था। वह एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना
तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। मतलब 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध, जो कि 1919 के अधिनियम से प्रारंभ किया गया था, उसका अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित विषय। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाया गया था। तो जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। उपसदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और इसमें 145 में से 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते हैं। और अगला सवाल है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्राप्त है वह किस अधिनियम के तहत संविधान में शामिल किया गया था। तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वह आर्टिकल 123 मतलब 123 में है और भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से यह प्रेरित है। अब एक सवाल और आता है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। और आगे चलकर यह राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन की में भागीदारी हेतु एक मुख्य कारण बनी, आधार बनी। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो यह भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्राविधान शामिल किया गया था और इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी और इसी अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में संघीय व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी। मतलब ये जो भी बात कही गई वही बात कहने का अलग अलग ढंग है। तो प्रश्नों को पूछने और कहने के अलग अलग तरीके होते हैं और इसी में गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था,
भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। और 1935 के अधिनियम में ही जो प्रावधान किए गए थे उसके तहत ही 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। (1883) में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। इस प्रकार भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी में लाना था। तो 1883 का इल्बर्ट बिल जिसका उद्देश्य यही था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, मतलब मॉडल, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व, मतलब जो प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था, वह कैबिनेट मिशन योजना के ही आधार पर था। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट वेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेवल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेवल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके अपने मकसद थे, वह अपने पीछे एक मजबूत देश को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे जो भविष्य में उनके लिए चुनौतियां खड़ा कर सके। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। 1934 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह निर्वाचन प्रारंभिक राज्य विधानमंडलों का स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। विभिन्न प्रांतों के लोगों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर ही विधानसभाओं में का निर्वाचन किया था।
इन विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा पुनः संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन विचार विमर्श किया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। और संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। आपको सीधे सीधे उससे जुड़े जो उत्तर हैं उनकी बात की जा रही है। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 का है। उन्नीस 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। एक रोचक बात है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था।
इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तमाम जो क्वेश्चन बैंक्स रहते हैं वहाँ से प्रश्नों को खूब देखिए और पढ़िए। और लगभग अभी तक के जो लेक्चर थे उसमें ये सब बातें कही जा चुकी हैं। ज़रूरत इस बात को है कि आप किताबों को गंभीरता से पढ़िए, और या फिर जो भी काम करते हैं वह जितना गंभीर होकर करेंगे उसका फ़ायदा आपको उतना ही अधिक मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन कुछ प्रश्नों के साथ आज की बात ख़त्म की जाती है, मतलब इस लेक्चर की बात। अगले लेक्चर में फिर संविधान की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत।